नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी की कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा अभी अभी आगरा पहुंचे हैं। आगरा पहुंचते ही नड्डा सबसे पहले राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष तो चुनाव प्रचार की कमान खुद यूपी में संभाल रहे हैं। आज इसी के तहत ये तस्वीरें हम आपको यूपी के आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से आगरा में जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और इससे पहले पार्टी सभी तरह की तैयारियों को अमली जामा पहनाना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग ने रैलियों को मंजूरी नहीं दी है, लिहाजा नड्डा कम ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी भी की है। सीधे तस्वीरें यूपी के आगरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर में पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है, जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जोर शोर से पूरी तैयारी यहां पर शुरू कर दी है चुनाव प्रचार को लेकर। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सबसे पहले आगरा पहुंचे हुए हैं, उसके बाद वो बरेली भी जाएंगे और वहां पर डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़े रोड शो, चुनावी रैलियों पे रोक लगी हुई है 22 जनवरी तक, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो भगवान के दर पर पहुंचे हैं जीत की मन्नत मांगने। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक आते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जेपी नड्डा यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र आगरा में वो आए हैं, राजेश्वर मंदिर है यह, और अभी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद होटल रमणा जाएंगे। वहाँ पर 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और प्रभारियों से संवाद करेंगे और उसके बाद बरेली इनका प्रस्थान का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर ब्रज क्षेत्र है यह रवि बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है और यहाँ पर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूरा का पूरा कोविड प्रोटोकॉल है और बहुत कम लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है और उसी के मुताबिक जो पूरा का पूरा जो चुनावी कार्यक्रम है आज वो चल रहा है। और जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी इन पूरे ब्रज जो क्षेत्र है उससे होंगे आगरा, एटा, मैनपुरी, इसके अलावा फिरोजाबाद। ठीक है अमित, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आगरा में आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महादेव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं। जीत की मन्नत, जीत की दुआएं वहां पर मांगी जा रही है कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो। एक बार फिर मैं रुक करता हूं, मेरे सहयोगी अमित लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे आप खुद कह रहे थे कि जो ब्रज का क्षेत्र है वो काफी अहम है विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब यूपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था तो उसके पीछे ब्रज में मिली बड़ी जीत ही थी। हाँ जी, देखिए, ब्रज क्षेत्र हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और बड़ी सफलता बीजेपी को यहाँ पर हाथ में लगी थी। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछली
सफलता मिली थी। बीजेपी का जो दावा है कि बीजेपी उसको इस क्षेत्र को अपना गढ़ साबित करना चाहती है और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम वो संपन्न कर रही है। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, तो धन को कार्यकर्ताओं से संवाद को और इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन को यह मुख्य हथियार या मुख्य चुनावी रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और इसकी पूरी झलकी जो ब्रिज क्षेत्र से आज शुरू हुई है वह यूपी के अलग अलग हिस्सों में दिखेगी। खुद बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक यह मंदिर है रवि। यहाँ पर इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना की थी। और अब जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जब बीजेपी ब्रज क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की आगरा में अपनी शुरुआत करती तो राजेश्वर मंदिर में यहाँ पर भोलेनाथ के भोले बाबा के मंदिर से इस पूजा अर्चना करके बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद कल भी संभावित कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा में, ये भी ब्रिज क्षेत्र में आता है। आज आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, ये भी ब्रिज क्षेत्र में इनका कार्यक्रम है। तो एक तरीके की संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें, धार्मिक चीजें, उनसे जोड़कर, उनसे जुड़ते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जनता के मुद्दे को समझते हुए सरकार की योजनाओं को आगे ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा जो चुनावी अभियान है वह करेगी और अपने विरोधी हैं, विपक्ष हैं, उनकी हर बातों का इसी तरीके से ऐसे जवाब देगी। खुद इनके शीर्ष नेता यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी भक्ति का रंग, श्रद्धा का रंग साफ तौर से नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है अमित, मन्नत और दुआएं तो यही होंगी कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी सत्ता में काबिज हो, 2017 वाला एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाए। यही शायद जीत की दुआएं मांग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, बीजेपी ने यहाँ पर सफलता का स्वाद चखा हुआ है, तो ये तो दुआ मांग ही रहे। लेकिन सबसे जरूरी चीज रवि ये है कि किस तरीके से एक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति यहाँ पर ले जाती है। ब्रज क्षेत्र में आते हैं, इस प्राचीनतम मंदिर के पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। आगरा में यहाँ पर इस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष आते हैं, तो जो लोगों की आस्था है, हर लाखों लोगों की इस प्राचीन मंदिर से आस्था है। यहाँ पर करीब आधे घंटे हो चुके हैं रवि, आधे घंटे से बीजेपी अध्यक्ष पूजा अर्चना इसी तरीके से कर रहे हैं कार्यकर्ताओं और प्रभारियों से संवाद से पहले। तो ये संदेश है कि हम अध्यात्म के इस जो संदेश है इसको ले जाएंगे, साथ ही साथ पार्टी की जो योजना है, परियोजना है, उसको भी ले जाएंगे। पार्टी की नीतियां हैं और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल का नियम है उसको पालन करेंगे। देखिए हर हर महादेव की जो बोली है, इस तरीके से जो पूरा जो मंदिर है वो गूंज उठा है। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए। अक्सर ये हम क्या हमेशा जिस भी महत्वपूर्ण मंडल में वो जाते हैं, इसी तरीके से महत्वपूर्ण मंदिर में वो जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जी और अमित, राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आगरा से बरेली तक लगभग 40 सीटें आती हैं और पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर बहुत शानदार रहा था। आगरा में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो ये जानते हैं जेपी नड्डा कि यहां आना, आस्था, श्रद्धा, विकास का संदेश देना, डोर टू डोर कैंपेन करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, आज यही मेन मकसद है जेपी नड्डा का। जी बिल्कुल, अब पूजा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, जेपी नड्डा बाहर निकल रहे हैं। जेपी नड्डा के देखिए किस तरीके से यूपी से उनका जुड़ाव रहा है। लोकसभा चुनाव में वह प्रभारी रहे हैं और उसके बाद लोकसभा यहाँ पर तब भी पार्टी को अच्छी खासी सफलता यहाँ पर मिली थी और उसके बाद वो जानते हैं कि किस इलाके को कैसे अहमियत देनी है और इसीलिए ब्रज क्षेत्र का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। एक एक सीट से, एक एक लोकसभा क्षेत्र से, इलाके से, वोटर से वो भली भांति यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष परिचित है। तो शायद जो रणनीति जो सफलता उनको यहाँ पर मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बतौर उत्तर प्रदेश प्रभारी वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर पूजा अर्चना इस तरीके से कर रहे हैं। रवि देखिए, राजनीति में एक बहुत अहम चीज होती है
पोजीशनिंग, संदेश देना, परसेप्शन बनाना, और यही बीजेपी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम नियमों की घोषणा हुई है, तो कोविड प्रोटोकॉल नियम के तहत ही यह सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। प्राचीनतम मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, उससे पहले यह अहम दर्शन है। जी। और अमित, क्योंकि जैसा इनका आगे कार्यक्रम है, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बरेली में जाकर, तो यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं में कि खुद देखिए, बीजेपी अध्यक्ष आए हैं, लोगों के दरवाजे पे जा जाके वहां पे वोट मांगे जा रहे हैं, जनता से संवाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो नियम बने हैं उसी नियम के मुताबिक नियम का पालन किया जा रहा है, चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे सीमित कार्यकर्ताओं से संवाद हो, चाहे दर्शन करना है, दर्शन करना हो, या फिर अलग अलग तरीके से जो नियम है उनका पालन करते हो। तो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष ने अपना चुनाव प्रचार अभियान यहाँ शुरू किया है। और हम ये भी कह सकते हैं रवि की पहली बार कोविड गाइडलाइंस के आने के बाद यह महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार अभियान है, और जिसके तहत बीजेपी के सर्वोच्च नेता यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो कल संभवतः अमित शाह मथुरा में रहेंगे, और इस तरीके के तमाम नेता जो दौरे पर रहेंगे। आगाज हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभवतः ये पहली सबसे बड़ी जो पहला कार्यक्रम है कोविड की नई गाइडलाइंस आने के बाद। जी ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए आज अपना युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए यूपी में 20 लाख रोजगार का वादा किया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस समान सोच वाली पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि यूपी में सिर्फ मेरा ही चेहरा है। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक। तो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, युवा घोषणा पत्र भर्ती विधान इसे नाम दिया गया है, जिसमें 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। और प्रियंका गांधी ने इसे जारी करते हुए एक बार फिर महिलाओं का जिक्र किया कि 20 लाख सरकारी नौकरियों में 8 लाख सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो युवाओं को ध्यान में रखकर बेरोजगारी को यहां पर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया है। आज युवाओं के लिए कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा पत्र जारी किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जब यह घोषणा पत्र जारी किया गया। सीधा फोकस इस घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के युवाओं पर रखा गया है। रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया गया है, सरकार पर बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए गए। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से आज मुलाकात की। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी हैं। बुधवार को अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। दिल्ली मुख्यालय में बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव जब लखनऊ पहुंची तो वहां उन्होंने अपने ससुर मुलायम सिंह से मुलाकात की और पैर छूकर जीत का आशीर्वाद भी मांगा। मुलायम से मुलाकात की तस्वीर अपर्णा यादव ने खुद ट्वीट की है, खुद पोस्ट की है। बीजेपी में शामिल होने के तीसरे दिन अपर्णा ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद भी लिया और यह तस्वीर
हम आपको दिखा रही है। ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है यूपी की सियासत के नजरिए से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। तब बड़ा झटका माना जा रहा था समाजवादी पार्टी के लिए। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है जो खुद अपर्णा यादव ने ट्वीट की है, पोस्ट की है, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के पास जाती हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं, जीत का आशीर्वाद लेती हैं। बेशक धर्म संकट होगा यहां पर मुलायम सिंह यादव के लिए कि वो जीत का आशीर्वाद किसको देंगे। एक तरफ उनकी बहू जो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे हैं जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो भी जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन देखिए आशीर्वाद देते हुए अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। और अपर्णा यादव ने खुद ये तस्वीर आज ट्वीट की है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपने ससुर यानी नेताजी के पास गई थी और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी यानी नेताजी से आशीर्वाद लिया, ये ट्वीट किया उन्होंने। खुद इस तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया। वहीं इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अपर्णा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। अपर्णा ने पार्टी की सदस्यता लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में ली है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव की बहू के बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने भी हैं। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित रही हैं। उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी परिवार की बहू को बीजेपी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारती है या नहीं, और अगर उतारती हैं तो किस सीट से मौका देती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि अपर्णा यादव इस बार विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear even at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है। I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है। I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers.